बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने एक तो डिस्कस करना है कि वाइट ब्लड सेल की फॉर्मेशन कहाँ से होती है, दूसरा वाइट ब्लड सेल्स को जो नाम दिए गए हैं उनकी क्या रीज़न है, तीसरा प्लेटलेट्स क्या होते हैं और उसके बाद जो जनरल फंक्शन ऑफ ब्लड है उसको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करेंगे कि वाइट ब्लड सेल्स को नाम क्यों दिया गया है। वाइट ब्लड सेल्स को जो नाम दिए गए हैं न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और जो हमारे पास है इओसिनोफिल्स। तो मैंने कहा था कि इनकी रीजंस क्या होती है नाम देने की, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो इनको नाम दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग, क्योंकि हमारे पास दो तरह के स्टेन्स हैं, बेसिक स्टेन और एसिडिक स्टेन। और ज़्यादातर जो एसिडिक स्टेन इस्तेमाल होता है वाइट ब्लड सेल की, उसको हम कहते हैं इओसिन। तो नाम से जाहिर है कि बेसोफिल्स वो वाइट ब्लड सेल, फिल्स फाइल से निकला है लविंग, जो बेसिक डाई लविंग सेल्स होंगे उनको हम कहते हैं बेसोफिल्स। और जो एसिडिक डाई लविंग सेल्स होंगे या इओसी इनको लाइक करने वाले सेल्स होंगे, वाइट ब्लड सेल्स होंगे, उनको इओसिनोफिल्स कहा जाता है। और जो इन स्टेन्स को रिस्पॉन्ड ही नहीं करते उनको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रोफिल्स। क्लियर? तो ये हमारे पास इनको नाम देने की वजह है। अच्छा, उसके बाद अगर हम प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स के बारे में कुछ जनरल बातें आप लोगों ने याद रखनी है। दे आर नॉट सेल्स, ये सेल्स नहीं है, बल्कि दे आर द पार्ट्स ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ लार्जर सेल कॉल्ड मेगाकैरियोसाइट्स। अब ये बड़े बड़े सेल्स हैं मेगाकैरियोसाइट्स, इनमें क्या हो रहा होता है कि इनका जो साइटोप्लाज्म है वो छोटे छोटे वेसिकल्स की शक्ल में इनसे बाहर निकल रहा होता है ऐसे। तो ये जो स्ट्रक्चर बनते हैं साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन के टुकड़े के जरिए से, इनको हम कहते हैं प्लेटलेट्स। तो ये जिस सेल से बन रहे होते हैं उस सेल्स को हम क्या कहते हैं, मेगाकैरियोसाइट्स। और इसमें ना न्यूक्लियस वगैरह होते हैं ना इसमें कोई पिगमेंट होते हैं, इस वजह से कलरलेस होते हैं। और प्लेटलेट्स की जो अमाउंट है वो तकरीबन 1 cm³ के अंदर 2,50,000 के करीब होती है पर cm³। ये इनकी अमाउंट है। MCQs के हवाले से आप लोग याद रखेंगे। तो अगर हम फंक्शंस की बात करें तो प्लेटलेट्स का जो फंक्शन है वो ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड है। तो ये ब्लड क्लॉटिंग करवाते कैसे हैं? तो सबसे पहले हमारे पास प्लाज्मा के अंदर एक प्रोटीन है जिसका नाम है फाइब्रोनिजिन, जो प्लाज्मा सालुबल है, यानी प्लाज्मा में जो वाटर मौजूद है उसमें ये हल हो जाती है। और सालुबल होने की वजह से कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बना सकती। इस वजह से जो प्लेटलेट्स क्या करते हैं वो इस फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट करते हैं और फाइब्रिन प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल मिलके थ्रेड्स बनाते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि ये थ्रेड्स बन गए और ये थ्रेड्स आपस में मिलके एक नेटवर्क बना देते, एक जाल बना देते। उस जाल के अंदर फिर ब्लड के मुख्तलिफ सेल आके फंसना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जो जाल के सुराख हैं ये बंद हो जाते हैं और एक ये सरफस बन जाती है। वो सरफस क्या करती है कि क्लॉट का काम करती है। क्लियर? और फिर ये जो सरफस है ये एक सील का काम करती है, जिस जगह जख्म लगा है वहाँ से ब्लड बाहर नहीं आने देती। तो इसको हम कह सकते हैं प्रिवेंट द ब्लीडिंग। ये ब्लड लॉस से महफूज रखती है। तो फाइब्रिनोजिन उस वक्त तक ब्लड क्लॉट नहीं करवाएगी जब तक ये सालुबल फॉर्म में है। तो प्लेटलेट्स इसको फाइब्रिन में कन्वर्ट करते हैं जो इनसालुबल है। इनसालुबल होने की वजह से ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन मैश रेड ब्लड सेल एंड अदर। इन मैश का मतलब वो फंसा लेते हैं, तो उसके अंदर रेड ब्लड सेल और दूसरे सेल फंसना शुरू कर देते हैं। तो सारे मिलके एक यहाँ एक ब्लड क्लॉट बन जाएगा। वो ब्लड क्लॉट एक सील का काम करेगा जिससे जो प्रिवेंशन ऑफ ब्लीडिंग है, कि जो ब्लीडिंग है वो ज़्यादा नहीं होगी और ब्लड लॉस ज़्यादा नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद फंक्शन ऑफ ब्लड की अगर जनरल फंक्शन की बात करें, वैसे इंडिविजुअल फंक्शन तो हमने डिस्कस कर लिए हैं, अगर हम जनरल फंक्शन की बात करें तो सबसे पहला फंक्शन ब्लड का ये है कि ब्लड हमेशा अपने अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखता है। ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है साल्ट का प्रेशर, क्योंकि हमने डिस्कस किया था ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा साल्ट के प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और साल्ट का प्रेशर जितना ज़्यादा होगा पानी उतना ही इसकी तरफ आएगा, क्योंकि साल्ट प्रेशर की वजह से वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है और वाटर पोटेंशियल के कम होने की वजह से पानी इसकी तरफ आना शुरू हो जाता है। अब इसका क्या मतलब है कि ब्लड अपना ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन रखता है, कि जैसे मैं कहता हूँ कि ये ब्लड वेसल है, ये टिश्यू है,
अब आपको पता है टिश्यू में जो लिक्विड मौजूद है वो भी साल्टी है। अगर ब्लड के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर ना हो तो इसका मतलब है कि ब्लड के पास वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो सारा पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो जब भी हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब ये होता है कि उसके अंदर कितनी एबिलिटी है कि वो पानी को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस वजह से अगर ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को कम कर दिया जाए तो पानी सारा का सारा बाहर निकल आएगा। तो बाहर निकलने की वजह से जो ब्लड है वो जाहिर बात है जो वो लिक्विड नहीं होगा, वो फ्लो नहीं करेगा, वो क्लॉट कर जाएगा, उसका सिर्फ ड्राई पोर्शन अंदर रहेगा और वो फ्लो ही नहीं करेगा। तो इस वजह से ब्लड में इतना ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन रखा जाता है हमेशा कि जिसकी वजह से काफ़ी सारा पानी ब्लड के अंदर ही रहता है और इसी वजह से ब्लड हमेशा लिक्विड रहेगा और फ्लो करता रहेगा। तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड का है जो पानी को ब्लड वेसल के अंदर रहने पे मजबूर करता है, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वो प्लाज्मा प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन 75% कंट्रीब्यूशन है। और जो ग्लोबुलर प्रोटीन है यानी ऐसी प्रोटीन जो गोल्स होती हैं जैसे एंटीबॉडीज़ वगैरह, उसमें कंट्रीब्यूशन ये रोल प्ले करती है 25%। हाँ, जो फाइब्रिनोजिन या फाइब्रिन वगैरह हैं इनका कोई रोल नहीं होता आमतौर पे इस ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में। तो ये एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट बड़ी डिटेल से हम डिस्कस कर चुके हैं। जो ब्लड का मेजर फंक्शन है वो ट्रांसपोर्ट है, किसने सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करना है, जैसे न्यूट्रिएंट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से न्यूट्रिएंट जो मुख्तलिफ टिश्यू में जा रहे हैं वो, और इसी तरह मुख्तलिफ टिश्यू में जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं वो जो हमारे किडनी या लिवर तक आ रहे हैं वो भी ब्लड के ज़रिए से। इसी तरह गैसेज ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाना, हार्मोन जितने भी ट्रांसपोर्ट हैं वो किसकी वजह से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ब्लड की वजह से। इसी तरह ये बॉडी का डिफेंस सिस्टम बनाते हैं और डिफेंस ये मुख्तलिफ अंदाज में परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट ये फेगोसाइटोसिस करते हैं और जो इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म है उनको ये खा जाते हैं, जिसकी वजह से इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म का हमारी बॉडी के ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता। दूसरा हमारे पास लिम्फोसाइट है, ये भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि यहाँ दो तरह के लिम्फोसाइट है, बी और टी। जो बी लिम्फोसाइट है वो एंटीबॉडीज बना के हमारी बॉडी को डिफेंड करते हैं और जो टी लिम्फोसाइट हैं वो डायरेक्टली किसी भी सेल को किल करके हमारी बॉडी को प्रिवेंट कर रहे होते हैं। अच्छा, इसी तरह हमारे ब्लड के अंदर कुछ खास किस्म की प्रोटीन्स होती है जिसको इंटरफेरोन कहा जाते हैं। ये क्या करती है, जो इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म है उसके न्यूक्लिक एसिड को डिस्ट्रॉय करती हैं, जिसकी वजह से इन्वेडिंग न्यूक्लिक एसिड से मुराद के डीएनए भी हो सकते हैं और आरएनए भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म है वो सही तरह हमारी बॉडी में इन्फेक्शन काज नहीं करेगा। इसी तरह ब्लड के अंदर कुछ खास किस्म के प्रोटीन जिनको एंटीटॉक्सिन कहा जाता है, नाम से जाहिर है कि इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म ने जो टॉक्सिन प्रोड्यूस किए हैं उनको न्यूट्रलाइज करती हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी की प्रिवेंशन होगी। तो यहाँ मुख्तलिफ अंदाज में प्रोटेक्शन हो रही है, यहाँ फेगोसाइटोसिस के जरिए से ये एंटीबॉडीज बना के या डायरेक्टली किल करके, यहाँ न्यूक्लिक एसिड को तोड़ के और यहाँ टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करके हमारी बॉडी को मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म से वो बचा रहे होते हैं। अच्छा, बफर क्या होती है? कोई भी ऐसी चीज जो पीएच को मेंटेन रखती है वो क्या कहलाती है? बफर। मेंटेन द पीएच। क्योंकि पीएच में जब चेंज कैसे आती है, OH आयन डिस्टर्ब हो जाए या H आयन डिस्टर्ब हो जाए। जैसे अगर H आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो पीएच एसिडिक हो जाएगी, OH की कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो पीएच बेसिक हो जाएगी। लेकिन ब्लड की जो पीएच है वो हमेशा कितनी रहनी चाहिए? 7.4। तो बफर क्या होता है? इसके पास दोनों चीजें होती हैं, OH आयन भी होते हैं, H आयन भी होते हैं। जब OH आयन बढ़ने लगते हैं तो H आयन उनको जाके न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जब H आयन बढ़ने लगते हैं तो OH आयन जाके उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इस वजह से जो पीएच है वो मेंटेन रहती है। तो ब्लड क्या करता है, हमेशा अपनी पीएच को मेंटेन करने के लिए अपने पास काफ़ी सारे H आयन और OH आयन रखता है ताकि अपनी पीएच को मेंटेन रखा जाए। पीएच को मेंटेन रखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पीएच मेंटेन होगी, ब्लड के एंजाइम ऑप्टिमम काम करेंगे, एफिशिएंसी बढ़ती रहेगी। अगर पीएच चेंज हो गई तो इसका मतलब है एंजाइम सही तरह काम नहीं करेंगे और प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगे। मेंटेन द होम्योस्टेसिस, कि हमारा जो होम्योस्टेसिस से क्या मुराद है, हमारी जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो प्रोटेक्ट रहे, कि इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंजेस ना आए। जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे, हमारे साल्ट मेंटेन रहे, हमारी पानी की जो कंसंट्रेशन है वो बॉडी के अंदर मेंटेन रहे। तो ब्लड क्या करता है, इस कंसंट्रेशन को मेंटेन करने की पूरी कोशिश करता है टेम्परेचर को। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होने लगता है तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन स्किन में ज़्यादा हो जाती है, जितना ज़्यादा ब्लड स्किन में आएगा उतनी हीट को ज़ाया करेगा और जितनी हीट ज़ाया होगी हमारी बॉडी का टेम्परेचर उतना ही कम हो। इसी तरह अगर हमारी बॉडी में ब्लड
पानी ज़्यादा है, साल्ट ज़्यादा है, तो ब्लड का जो फ्लो है वो किडनी की तरफ ज़्यादा होगा और ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगी, ज़्यादा साल्ट जाएंगे, ज़्यादा पानी जाएगा। तो इस तरह हमारे जो ब्लड की जो फ्लो है उसकी जो रफ्तार है, उसकी जो आपका स्पीड है, ये बाज़ दफ़ा हमारे जो इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए कोशिश कर रही होती है। अच्छा, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ब्लड हमेशा एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करता है। कैसे करता है? कैपिलरीज और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के ज़रिए से। तो कैपिलरीज वो ब्लड वेसल्स हैं जो टिश्यू के साथ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कर रही होती है। अच्छा, टिश्यू के इर्द गिर्द जो फ्लूइड होता है इसको बॉडी फ्लूइड या इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा जाता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा जाता है। तो टिश्यू से पहले चीज़ इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आती है और ब्लड कैपिलरीज की वॉल को क्रॉस करके ब्लड में आ जाती है। इसी तरह ब्लड से चीज़ निकल के इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएगी, उसके बाद टिश्यू तक चली जाएगी। तो कैपिलरीज और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के ज़रिए से ब्लड और बॉडी टिश्यू के दरमियान एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। लेकिन कैपिलरीज के अंदर जो ये इतनी बारीक होती हैं, जो ब्लड है वो एक लाइन की शक्ल में अरेंज होते हैं। जो ब्लड के सेल्स हैं वो एक लाइन की शक्ल में अरेंज होते हैं। तो इसकी वजह से जो एक लाइन सी बनी है इसको आप ब्लड वॉल भी कह सकते हो। इसको आप क्या कह सकते हो? ब्लड वॉल भी कह सकते हो। तो बारीक होने की वजह से यहाँ जो सेल हैं वो एक प्रॉपर अलाइनमेंट बनाते हैं, एक प्रॉपर सी दीवार बना रहे होते हैं। तो इस जो दीवार है इसको हम ब्लड वॉल भी कह सकते हैं। तो ब्लड वॉल और बॉडी टिश्यू के दरमियान में क्या हो रहा होता है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा होता है। ये ज़रूरी है कि ब्लड के सेल्स को लाइन में इस वजह से लगाया जाता है ताकि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल अच्छे अंदाज में हो। ठीक है, अगर ज़्यादा सेल एक ही जगह आ गए तो फिर जाहिर बात है कुछ सेल अपना मटेरियल एक्सचेंज करेंगे, कुछ सेल एक्सचेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर सारे सेल को एक लाइन में लगा दिया जाए तो फिर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल अच्छे अंदाज में हो रहा होता है। उसके बाद ब्लड में जो सेल्स होते हैं वो काफ़ी सारे केमिकल रिलीज़ करते हैं, जैसे हेपरिन है। ये हमने पढ़ा था कि वाइट ब्लड सेल का फंक्शन है कि वो मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिलीज़ करते हैं। जैसे हेपरिन क्या करता है? हमारी बॉडी में ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। इसी तरह हिस्टामिन क्या करती है? हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन काज करती है। और हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया, इन्फ्लेमेशन इज़ द इंडिकेटर। ये हमारी बॉडी को बता रहा होता है कि हम अपने डिफेंस सिस्टम को बढ़ाएं किसी भी तरह, चाहे इंटरनली बढ़ाएं या मेडिसिन के ज़रिए से बढ़ाएं कि कुछ चीज़ गलत होने लगी है। इसी तरह ब्लड क्लॉटिंग अभी हमने डिस्कस किया है कि ब्लड क्लॉटिंग कैसे हो रही है। जो प्लेटलेट्स हैं वो ब्लड क्लॉट करवाने में मेजर रोल प्ले करते हैं। फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट होती है, उसका थ्रेड्स बनते हैं, उसका एक नेटवर्क बनता है, उस नेटवर्क के अंदर ब्लड सेल फंसते हैं तो ब्लड क्लॉट हो जाता है। और ब्लड क्लॉट फिर एक सील का काम करता है और ब्लीडिंग से महफूज रहती है बॉडी। तो ये हमारे पास डिफरेंट फंक्शन है जो ब्लड से रिलेटेड है। तो इंशाल्लाह अगले जो टॉपिक होगा उसमें हम ब्लड डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे कि ब्लड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।